हेलो नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और हमेशा ही अच्छे बने रहने का प्रयास किया करिए। हालांकि हमारी मुलाकात थोड़ी विलंब से हो रही है। इस विलंब का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे द्वारा एक कान्हा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट की ओपनिंग इसी 29 तारीख को हुआ है और इसी को लेकर थोड़ा से हम बिजी चल रहे थे। हालांकि हम क्लास लेना चाहते थे, लेकिन समय के शॉर्टेज की वजह से जो है हम क्लास लेने में असमर्थ रहे। लेकिन अब सब कुछ मेंटेन चल रहा है और बहुत ही जल्दी हम एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे और इसको विस्तारित रूप से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। अब आपको वीडियो के लिए इतना विलंब नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही कम समय में एक वीक में 2 या 3 वीडियो आपके पास जाती रहेंगी और हम विस्तारित रूप से प्राचीन इतिहास को पढ़ते हुए और चलेंगे और इसको जल्द ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने आज के दिन हम मध्य पाषाण काल पर विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जो है पूरा पाषाण काल को विस्तारित रूप से देख लिया है। पूरा पाषाण काल में 3 भाग हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और इन तीनों भागों को हमने विस्तारित रूप से देखा और आज के दिन हम मध्य पूरा पाषाण काल पर विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे और इसको समझने का और देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, एक बात और, ये वीडियो कितने समय की होगी, कितनी बड़ी होगी, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, इस वीडियो में जब आप सारे मटेरियल को देखेंगे तो आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसकी गारंटी देता हूँ। सब कुछ विस्तार से समझते हुए चलेंगे ताकि आपको भी कोई समस्या ना हो और हमें भी पॉइंट टू पॉइंट उसको जानने में, बताने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल। 1 सेकंड, समय हो रहा है आपका इस समय रात के 11:50, ठीक है। 1 सेकंड का पानी पी लेता हूँ, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने क्या बोला था? जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपको पता है, हमने इसको देख लिया है। डेनियल विलियम नामक व्यक्ति ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। प्रागैतिहासिक काल ही पूरा का पूरा पाषाण काल है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले किसने विभाजन किया? प्रागैतिहासिक शब्द का, प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहले विभाजन किसने किया? तो इसने प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहले विभाजन जॉन लुबाक महोदय ने किया। इसको कितने भागों में विभक्त किया? इसको जॉन लुबाक महोदय ने 2 भागों में विभक्त किया। पहला बना आपका पूरा पाषाण काल, जो कि हमने पूरा विस्तारित रूप से देख लिया है, और दूसरा इसने विभाजन किया नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन मध्य पाषाण काल कहाँ से आया फिर? इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। 1887 ईस्वी में
फ्रांस में एक गुफा प्राप्त होती है जिसका नाम था मास दिएजी, और इस गुफा से कुछ ऐसे साक्ष्य, कुछ ऐसे प्रमाण हमारे सामने आए जो न ही पूरा पाषाण काल के प्रतीत होते हैं और ना ही नवपाषाण काल के। इसी आधार पे हमें एक और काल की आवश्यकता पड़ी जो बना आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के अंतिम समय की विशेषता और नव पाषाण काल के शुरुआत के समय की विशेषता सम्मिलित है। जैसे कि आग की खोज, या भारतीय संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, आग की खोज मध्य पाषाण काल में हुई। लेकिन इससे पहले जब हमने मानव के उत्पत्ति और विकास को देखा तो उस दौरान हमने देखा कि नियंदरथल मानव सबसे पहले आग की खोज करता है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है। हालांकि बड़े पैमाने पे पशुपालन जो नव पाषाण काल में शुरू होता है, और नव पाषाण काल में ही पशुपालन का विशेष महत्व दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका मध्य पाषाण काल में सम्मिलित है। मध्य पाषाण काल जो है, इसमें न तो पूर्ण रूप से पूरा पाषाण काल सम्मिलित है और न ही पूर्ण रूप से नव पाषाण काल सम्मिलित है। इसमें दोनों कालों का थोड़ा थोड़ा समायोजन है, इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है, ठीक है। सब कुछ मैंने बोलते हुए चल गया, जिसको नोट करना हो उसको नोट करते हुए चले, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है, ठीक है। एक डाल देते हैं पहले, मध्य पाषाण काल। इसमें पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों कालों का समायोजन है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है। संक्रमण काल मतलब होता है कि पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल में क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, संक्रमण काल भी कहा जाता है, संक्रमण काल। जब मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषता और नव पाषाण काल की कुछ विशेषता सम्मिलित हैं, तो इसका दो नाम और है, इसे दो नामों से भी और जाना जाता है। पहला है आपका अनु पूरा पाषाण काल, और दूसरा है आपका आद्य नव पाषाण काल। ठीक है, इसे दो नामों से जाना जाता है, क्योंकि दो इसमें पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषता सम्मिलित है, कुछ नव पाषाण काल की विशेषता सम्मिलित है। इस विशेषता के आधार पर इसे दो और नामों से भी जाना जाता है, पहला अनुपूरा पाषाण काल, दूसरा आद्य नव पाषाण काल। हालांकि यह नाम उतने चलन में नहीं हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। और हमारा सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा है, आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यही प्रसिद्ध नाम है, ठीक है। यहाँ तक बात हमको लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ठीक है, तो जो मध्य पाषाण काल है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। किसी भी काल को पढ़ते समय हम उसकी समय अवधि को देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल जो है, इसकी समय अवधि क्या है, इसका जो समय काल है, इसका जो समय है वह लगभग 10,000 BC से 8,000 BC। ठीक है,
यह 2000 वर्षों का संक्रमण काल माना जाता है। 2000 वर्षों का संक्रमण काल, 2000 वर्षों का यह संक्रमण काल माना जाता है। मध्य पाषाण काल का जनक कौन है? मध्य पाषाण काल के जनक माने जाते हैं सीएल कार्लाइल। सीएल कार्लाइल महोदय ने 1867 एडी में विंध्य पर्वत क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए और यहीं से मध्य पाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। और 1867 में इन्होंने विंध्य पर्वत क्षेत्र से लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त किया और इसका श्रेय सीएल कार्लाइल महोदय को मध्य पाषाण काल के जनक के रूप में जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? ठीक है। ये जो लघु पाषाणिक उपकरण थे, यह 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच थे। 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर के मध्य थे और इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक काल के भी नाम से मध्य पाषाण काल को जाना जाता है। माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी मध्य पाषाण काल को जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से काल को माइक्रोलिथिक काल के नाम से जाना जाता है, तो आपका होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को मेजोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसका मेजोलिथिक एज। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी। तो सबसे पहले हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि मध्य पाषाण काल में हमें औजारों में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, आखिरकार हमें क्यों अपने उपकरणों में, औजारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई? उस समय के मानव को क्यों अपने औजारों में परिवर्तन करना पड़ा? ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि मानव को अपने उपकरणों में, अपने औजारों में परिवर्तन करना पड़ा? सबसे पहले हम यह देखने का प्रयास करेंगे। उस समय जो औजार थे, पहले हम औजारों को समझते हैं, क्या परिवर्तन हुआ, फिर इसके बाद हम समझेंगे क्यों परिवर्तन हुआ। ठीक है, उस समय के जो औजार थे, जो उपकरण थे, ठीक है, जब हम पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे तो उसमें जो उपकरण बनाए जाते थे वो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? तो आपका था क्वार्टजाइट पत्थर था, चर्ट, फ्लिंट, जिस्पर, इस जैसे पत्थरों का प्रयोग करके उपकरण या औजार बनाए जाते थे। ठीक है, जो पत्थर था उस समय, पत्थर, औजार बनाने वाला पत्थर, कौन कौन से पत्थर थे उस समय? आपका था, ठीक है, क्वार्टजाइट और चर्ट, फ्लिंट, ठीक है, जेस्पर, ठीक है। यह पूरा पाषाण काल में
प्रयोग होने वाले पत्थर हैं जिनसे जो है औजार बनाया जाता था। यह सब मध्य पूरा पाषाण काल में भी यह इस पत्थर से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में भी इस पत्थर से औजार बनाए जाते थे। लेकिन इसके अलावा मध्य पाषाण काल में और भी पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। वो थे आपके कार्नेलियन और स्फटिक। ठीक है, स्फटिक, इसके अलावा कैमरे में आ रहा है स्फटिक, फिर कैल्सिडोनी, इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कैल्सिडोनी, आर्गेट, इस तरह के पत्थरों का प्रयोग होता था औजार बनाने के लिए। कहाँ पे? मध्य पाषाण काल में। और जो औजार थे मध्य पाषाण काल के, जो औजार थे उसमें जो पूरा पाषाणकालीन औजार तो चल ही रहे होते हैं, जैसे आपका चापर, चापिंग, फिर इसके बाद पेबुल, स्क्रेपर, ठीक है, तक्षरी, बेधनी, ये सब औजार तो मध्य पूरा पाषाण काल में चल ही रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ नए औजारों की हमके उस समय के मानव की आवश्यकता प्रतीत होती है। वह नए नए औजार कौन से थे उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। यह तो जो औजार, जो उपकरण निर्मित होते थे वह इस पत्थर से निर्मित होते थे। और जो उपकरण, जो औजार थे आपका औजार, वह कौन कौन से थे? वह थे आपके कौन कौन से? त्रिभुजाकार औजार, जिसे त्रिभुज कहा जाता है। इसमें आपका नौचंद्राकार, एक नौचंद्राकार औजार भी था इसमें, और आपका एक समलंब। इस प्रकार के औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में देखने को प्राप्त होता है। यहाँ तक बात हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होता था। वो पत्थर थे मध्य पाषाण काल में, जो पूरा पाषाणकालीन पत्थर थे, जैसे कि जिससे औजार बनाए जाते थे वो था आपका क्वार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट, जस्पर। इसके अलावा भी मध्य पाषाणकालीन में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ अलग अलग पत्थरों से भी औजार बनाए जाते थे, जैसे कि कार्लेनियन हो गया, स्फटिक हो गया, कैल्सिडोनी हो गया, आर्गेट जैसे पत्थरों का प्रयोग होने लगा। और पूरा पाषाणकालीन औजार तो मध्य पाषाण काल में चले ही रहे होते हैं, साथ में कुछ नए औजारों की खोज होती है, कुछ नए औजार जो है सामने आते हैं, जैसे कि त्रिभुज आकृति का औजार, नौचंद्राकार, समलंब आकृति के औजार जो है हमारे संपर्क में हमको देखने को प्राप्त हुए साक्ष्य के रूप में। तो ये सब जो है मध्य पाषाण कालीन की कुछ विषय जो है औजार इसमें आपको देखने को प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले इतना नोट करिए, नोट करके स्क्रीन शॉट लीजिए। ठीक है, ठीक है। और इस काल में सबसे बड़ा एक अंतर और दिखाई देता है हमको। जो औजार थे, जो कार्नेलियन, स्फटिक, ठीक है, इस प्रकार के पत्थरों से बनाए जाते थे, इसमें एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि इस समय हड्डियों से निर्मित उपकरण भी चलन में आ गए थे। और हड्डी और सींग से निर्मित होने वाले उपकरण भी प्रयोग होने लगे थे। कहाँ पे? मध्य पाषाण काल में। सबसे पहली बात हम यह समझने का प्रयास करेंगे
कि मानव को, मध्य पाषाणकालीन मानव को क्यों इतने छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ी। हालांकि ये औजार छोटे जरूर थे, लेकिन इनकी मार्ग क्षमता अधिक थी। ठीक है, जब औजार छोटा होगा तो इसका प्रयोग भी छोटे छोटे जीव जंतुओं और जानवरों पे इसका प्रयोग होगा। एक सेकेंड, ठीक है, छोटे छोटे जानवरों और जीव जंतुओं पर इसका प्रयोग होगा, स्वाभाविक है। लेकिन क्यों हमें इतने छोटे औजारों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ी, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, इसमें क्या है? इसमें आपका पूरा पाषाण काल और नव पाषाण, दोनों क्या है इसमें सम्मिलित है। दोनों की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं क्या हैं, मध्य पूरा पाषाण काल में सम्मिलित है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल के अंतिम समय की विशेषता और नव पाषाण काल के शुरुआत के समय की विशेषता क्या है, इसमें सम्मिलित है। तो जो पूरा पाषाण काल है, इसमें अंतिम समय की विशेषता सम्मिलित है। और अंतिम समय में कौन सा काल चल रहा होता है, थोड़ा इसको आप बताने का प्रयास कीजिए। अंतिम समय में चल रहा होता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अंतिम समय में उच्च पूरा पाषाण काल आपका चल रहा होता है। और इसी समय क्या होता है, उच्च पूरा पाषाण काल में हिम युग की समाप्ति होती है। इसको समझिए, हिम युग की समाप्ति होती है। हिम युग की समाप्ति होती है। जब हिम युग की समाप्ति होगी, जब, तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में क्या होगी, तापमान में वृद्धि होगी। और जब तापमान में वृद्धि होगी, एक सेकेंड यार, मार्कर की प्रॉब्लम। तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु में परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन, जब जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा, पारिस्थितिकी परिवर्तन होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप, पारिस्थितिकी परिवर्तन होगा। जब पारिस्थितिकी परिवर्तन होगा, पारिस्थितिकी परिवर्तन, जब पारिस्थितिकी परिवर्तन होगा तो क्या होगा, नए नए वनस्पतियों का विकास होगा, नए नए जीवों का विकास होगा। याद रखिए, उच्च पूरा पाषाण काल में हिम युग की समाप्ति होती है। जब हिम युग की समाप्ति होगी तो तापमान में वृद्धि होगी। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो जलवायु में परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन होगा तो पारिस्थितिकी परिवर्तन होगा। और पारिस्थितिकी परिवर्तन के बाद क्या होगा कि छोटे छोटे नए वनस्पतियों का विकास होगा, छोटे छोटे जीवों का विकास होगा। ठीक है, नए छोटे छोटे
वनस्पतियों का विकास होगा। छोटे छोटे वनस्पतियों का विकास होगा तो याद रहे, जब छोटे छोटे वनस्पतियों का विकास होगा तो इस वनस्पतियों पर निर्भर होने वाले जंतुओं का विकास होगा। इसको समझने का प्रयास करिएगा। इस पे डिपेंड होने वाले किसका विकास होगा? जंतुओं का विकास होगा जो इन वनस्पतियों पे, ठीक है, जो इन वनस्पतियों पे आश्रित हो सके। और जब इस प्रकार के शाकाहारी जीवों का विकास होगा, याद रखिए अभी तक शाकाहारी जीव को विकास नहीं हुआ था, मांसाहारी जीवों का विकास हुआ था। इसीलिए मानव अभी पशुपालन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे जो है मांसाहारी जीवों से डर था। याद रहे, इंसान एक ऐसी चीज है जिससे वो डरता है, उसको हाथ भी नहीं लगाता है, और जिससे समझ जाए कि सामने वाला इस चीज से डर रहा है उसको गुलाम बना लेता है। यह इंसान की एक दिमागी फितरत है। इंसान एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति है जिससे इंसान को खतरा होगा उसके पैर पकड़ लेगा, और जिससे इंसान को खतरा होगा इंसान उसके पैर पकड़ लेगा, और जिसको इंसान से खतरा होगा इंसान उसको गुलाम बना लेगा। मानव बहुत ही समझदार जीव है। अभी तक मांसाहारी जीवों का विकास हुआ, उसने पशुपालन, उस समय पशुपालन करना असमर्थ था, क्योंकि सामने वाला जीव ही मांसाहारी था। लेकिन जैसे ही शाकाहारी जीवों का विकास हुआ वैसे ही पशुपालन शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि शाकाहारी जीवों से उस समय के मानव को कोई डर नहीं था। इससे पहले मानव डर रहा था मांसाहारी जीवों से, लेकिन जैसे ही शाकाहारी जीवों का विकास हुआ वैसे ही क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी। वैसे ही पशुपालन की शुरुआत हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, जब छोटे छोटे वनस्पतियों का विकास होगा तो इस पे आश्रित होने वाले छोटे छोटे जीवों का विकास होगा। ठीक है, इस पे आश्रित होने वाले छोटे छोटे जीवों का विकास होगा। अब जब छोटे छोटे जीवों का विकास होगा तो इनका शिकार करने के लिए हमें छोटे छोटे औजारों की आवश्यकता होगी। छोटे छोटे वनस्पतियों का विकास होगा तो छोटे छोटे जीवों का, उस पे, इन वनस्पतियों पे आश्रित होने वाले छोटे जीवों का विकास होगा, और इन छोटे जीवों का शिकार करने के लिए हमें बहुत बड़े औजार की आवश्यकता नहीं है, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी छोटे छोटे औजारों की। यही कारण था कि इस समय के मानव को छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ी, जैसे खरगोश हो गया, ठीक है, चूहा हो गया, गिलहरी हो गई। इस प्रकार के जीव की हत्या के लिए हमें किस प्रकार के औजारों की आवश्यकता होगी? छोटे छोटे औजारों की आवश्यकता होगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमें क्या हुआ कि छोटे छोटे जीवों का शिकार करने के लिए हमें छोटे छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। और
यह औजार कौन कौन से थे? हमने अभी देखा कि त्रिभुज, त्रिभुज हो गया आपका, इसी बात समलंब, नवचंद्राकार, इस प्रकार के औजारों का, उपकरणों का विकास हुआ। त्रिभुज जो था, त्रिभुज आपका वो कुछ इस प्रकार का होता था, ठीक है। इसको तीनों कोने बहुत नुकीले होते थे और ये सब फेंक कर मारने वाले औजार थे, ठीक है। कि जैसे हम इसको फेंक के मारेंगे किसी जानवर को, तो इसमें से कोई ना कोई कोना ऐसा होगा जो उसको लग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से समलंब हो गया आपका, इस प्रकार का होता था समलंब, इसमें भी कोने होते थे, ये भी फेंक कर मारा जाता था। आपका नवचंद्राकार हो गया, इस प्रकार से होता था नवचंद्राकार, ठीक है, सॉरी। तो इस प्रकार के औजारों का विकास हुआ। और ये सब जो औजार थे फेंक कर मारे जाते थे, फेंक कर मारे जाने वाले फेंक कर मारे जाने वाले औजारों का विकास हुआ। और इसी को प्रक्षेपास्त्र तकनीकी भी कहा जाता है। कौन सा? प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, ठीक है। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी भी कहा जाता है। इस तकनीकी का विकास हुआ, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ। और इसी समय जो है तीर कमान का भी विकास हुआ, ठीक है। तीर कमान, इसी समय तीर कमान का भी विकास हुआ। और तीर कमान जो था इसका प्रयोग बहुत अधिक हुआ, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। और देखिए फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। मध्य पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की विशेषता सम्मिलित है। अंतिम समय की विशेषता पूरा पाषाण काल की और नव पाषाण काल के शुरू की विशेषता सम्मिलित है। जो पूरा पाषाण काल के अंतिम समय था उस समय चल रहा था उच्च पूरा पाषाण काल, हमने देखा, पहले ही देख लिया था। उच्च पूरा पाषाण काल हम जब पढ़ रहे थे तो उसी समय हमने देखा था क्या कि हिम युग की समाप्ति होती है। और जब हिम युग की समाप्ति होगी तो तापमान में वृद्धि होगी, और जब तापमान में वृद्धि होगी तो जलवायु परिवर्तन होगा, और जलवायु परिवर्तन की वजह से पारिस्थितिकी परिवर्तन होगा, और इसकी वजह से छोटे छोटे वनस्पतियों और जीवों का विकास होगा। जो वो जीवों का विकास होगा जो इन वनस्पतियों पर आश्रित हो सके। और जब छोटे छोटे जीवों का विकास होगा तो हमें इन छोटे जीवों को शिकार करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? छोटे छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बड़े औजारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो सब औजार थे आपके त्रिभुज, समलंब, नवचंद्राकार जैसे औजार थे जो फेंक कर मारे जाते थे। इससे पहले कभी भी फेंक कर मारे जाने वाले औजारों का प्रयोग नहीं हुआ था। सबसे पहले इसका प्रयोग फेंक कर मारे जाने वाले सबसे पहले औजारों का प्रयोग कब हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। इसे प्रक्षेपास्त्र तकनीकी भी कहा जाता है। और इसी समय तीर कमान का भी प्रयोग देखा जाता है। इसका भी प्रमाण, उसका भी साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और इसी समय, ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए कि इसी में ऐड कर दें। हाँ ठीक है, इसी में ऐड करके चलते हैं।
मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल आपका, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस समय मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला इसका प्रमुख विशेषता है पशुपालन की शुरुआत होती है। पशुपालन की शुरुआत होती है। दूसरा इसकी प्रमुख विशेषता है आग का प्रयोग देखने को प्राप्त होता है। अभी आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि आग का प्रयोग तो बहुत पहले ही हो गया था, वो तो नियंडरथल मानव ने ही कर दिया था। लेकिन भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय संदर्भ में आग का प्रयोग हमको कब देखने को प्राप्त होता है? वो होता है मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन की शुरुआत भी कहाँ से होती है? वो होती है मध्य पाषाण काल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उच्च पूरा पाषाण काल हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय जो है छोटे छोटे वनस्पतियों का विकास होता है और ऐसे उस वनस्पतियों पर आश्रित होने वाले शाकाहारी जीवों का विकास होता है। इससे पहले शाकाहारी जीव नहीं थे, मांसाहारी जीव थे, जिसमें उस तरह के मांसाहारी जीवों को पालना मानव के लिए आसान बात नहीं थी। जो मानव होता है आज के समय में भी वह उसी पशु को पालता है जो शाकाहारी हो, जिससे इंसान को खतरा ना हो। कोई शेर थोड़ी पालेगा कि आज शेर पाले कल वही आप पे जो है खत्म कर दी। समझ रहे हैं? तो इंसान बहुत स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। अगर किसी चीज से इंसान को खतरा है तो इंसान उसके पास नहीं जाएगा, और जब इंसान समझ जाएगा कि सामने वाली चीज से कोई खतरा नहीं है, अभी तो हम उसको खतरा पहुंचा सकते हैं, तो उसको गुलाम बना लेगा। ये इंसान की फितरत है। ठीक है, तो जैसे ही शाकाहारी जीवों का विकास होता है वैसे ही मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत देखी जाती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे और तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों को हम देखने का प्रयास करेंगे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों को हम देखेंगे। इसके बाद हम मध्य पाषाण काल को विस्तारित रूप से समझेंगे, और जब हम स्थलों को जान जाएंगे तब मध्य पाषाण काल को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम प्रमुख स्थलों को, मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थलों को देखेंगे और एक एक स्थल को ध्यान से उस पर चर्चा करेंगे कि कहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से क्या प्रमाण प्राप्त हुए, जिसके आधार पर हम मध्य पाषाण काल की जानकारी को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। ठीक है, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों को हम देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। प्रमुख स्थल, इसको हम सबसे पहले मैप के द्वारा समझेंगे। ठीक है, ठीक है, ये अपना इंडिया है। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले हम अगर राजस्थान की बात करें तो कुछ प्रमुख स्थलों में सबसे पहले यहाँ पे आपका मान लीजिए गुजरात है, यह है आपका राजस्थान। राजस्थान के प्रमुख स्थल में सबसे पहले आप आ जाएगा बागोड़। बागोड़ बहुत प्रमुख स्थल है
बागौर, ठीक है। इसके बाद इसी में राजस्थान में एक स्थल और है सांभर। ये दो स्थल हैं। सांभर से मैं पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले जो है वनस्पति साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सांभर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यूपी की बात करें, अपने यूपी की बात करें, सबसे पहले यार, ठीक है, गुजरात को लिख लेते हैं, गुजरात। इसमें एक ही प्रमुख स्थल है, वो है लंघनाज। लंघनाज। अब यूपी में चलते हैं, ठीक है। ये है अपना यूपी। मान लीजिए ये अपना यूपी है, ठीक है। यूपी में एक स्थान पड़ता है क्या, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 3 स्थल पाए जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। एक है आपका सराय नाहर, ठीक है, सराय नाहर। दूसरा है आपका महदहा, ठीक है। तीसरा है दमदमा। तीनों स्थल बहुत ही प्रमुख है, ठीक है। इसको हम बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप जाओ इलाहाबाद में एक स्थल है आपका चौपानी मांडू। चौपानी मांडू, ठीक है। चौपानी मांडू के बाद एक स्थल है आपका कौन सा है, लहुरा देवा, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं, लहुरा देवा। ये आपका जिला पड़ता है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में, ठीक है, लहुरा देवा। इसके बाद जो विंध्य पर्वत क्षेत्र है, जहाँ से सीएल कार्लाइल महोदय ने सबसे पहले लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त करके जो है मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्रदान किया था, वहाँ से विंध्य पर्वत क्षेत्र से आपका अगर हम बात करें, कोई दूसरा कर देखते हैं, चलते हैं। विंध्य पर्वत क्षेत्र से 3 स्थल आते हैं, 3 स्थल। एक आपका हो जाएगा लेखैया। लेखैया भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका मुरहाना पहाड़, मुरहाना पहाड़। और तीसरा है आपका बघली खोर, ठीक है। विंध्य पर्वत क्षेत्र से 3 स्थल आते हैं, लेखैया, मुरहाना पहाड़ और बगली खोर। यूपी के कुछ ही प्रमुख स्थल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, कौन से स्थल में चलते हैं, एमपी में। एमपी के रायसेन जिले में एक आता है आपका भीमबेटका। हालांकि इसे पूरा पाषाण काल में हमने देखा था, इसको हमने निम्न पूरा पाषाण काल में भी देखा, मध्य पूरा पाषाण काल में भी देखा, उच्च पूरा पाषाण काल में भी देखा, और मध्य पाषाण काल में भी भीमबेटका की गुफा जो है इसको हम देख रहे हैं। यहाँ से भी साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। इसके बाद दैमाबाद, ठीक है। बस 2 स्थल यहाँ से प्रमुख हैं आपके एमपी से। और इसके बाद हम चलते हैं, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोंडा करके एक स्थल है आपका, ठीक है। एक स्थल है आपका नागार्जुनी कोंडा, लिख देते हैं यहाँ पे।
नागार्जुनी, सॉरी यहाँ पे रहेगा नागार्जुनी कोंडा। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा हम विस्तारित रूप से नहीं देखेंगे, बस प्रमुख स्थलों में आता है, क्योंकि जो अभी भी जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो आपके बागौर, शांभर, लंघनाज, प्रतापगढ़ जिले में जो भी स्थान है वहाँ से जो प्रमाण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। विंध्य पर्वत क्षेत्र से लेखैया, मोरहाना पहाड़ और बगलीकोट, चौपानी, मांडू, लहुरा देवा, यूपी में इतने प्रमुख स्थल, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आंध्र प्रदेश में जो नागार्जुनी कोंडा हो गया, गिदलूर हो गया आपका, गिदलूर, ठीक है, गिदलूर हो गया। इसके अलावा और भी स्थल है एक दो, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें अभी कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जलाल हल्दी आ गया आपका। कर्नाटक में अगर हम बात करें, पढ़ना नहीं है इसके बारे में बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में आपका जलाल हल्दी, ठीक है। जलाल हल्दी के अलावा संगम कल्लूर, संगम कल्लूर, ये सब स्थल जो है आते हैं कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। इतने सारे स्थल जो है प्रमुख स्थल हैं कहाँ के, मध्यपाषाणकालीन स्थल हैं सब, ठीक है। अब हम एक एक स्थल को विस्तारित रूप से देखते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है, और एक एक स्थल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, इतना चित्र बना के आप नोट करिए, सारे स्थल को ध्यान से नोट करना है, नोट करके पॉइंट करना है। अभी हम शुरू करेंगे यहाँ से, बागौर से शुरू करेंगे, ऐसे राउंडिंग होते हुए सराय, नाहर, महदहा, दमदमा, फिर विंध्य पर्वत क्षेत्र पे आ जाएंगे आप, लेखैया, मुरहाना पहाड़, बगलीकोट, चौपानी, मांडोल, लहुरा देवा, ऐसे ही कवर करते हुए पूरे ऐसे ही एक राउंड मारेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे पूरा स्थल, और सारे स्थल को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इतना आप चित्र बनाइए, मैप बना के सारे स्थलों को नोट करने का प्रयास करिए, ठीक है। प्रमुख स्थलों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी, हमने पहले ही बोला था हम बागौर से शुरू करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, हम बागौर से शुरू करेंगे। सबसे पहला स्थल है आपका बागौर। जो बागौर स्थल है यह राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में आपका यह स्थित है बागौर। और एक बनास नदी है, बनास नदी, बनास नदी की एक सहायक नदी है, सहायक नदी है कौन सी, कोठारी, कोठारी नदी। कोठारी नदी से बाएं की तरफ, बाएं तरफ 25 किलोमीटर दूर आपका स्थित है क्या, बागौर। पूरा डिटेल में समझते हुए एक एक टॉपिक को चलेंगे, ठीक है। बागौर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक नदी है बनास नदी, और बनास नदी की एक सहायक नदी है कोठारी नदी, और कोठारी नदी के बाएं तरफ 25 किलोमीटर दूर स्थित है बागौर, ठीक है। पश्चिम दिशा में है, ठीक है, ये भी नोट कर लो भैया, पश्चिम दिशा में है, ठीक है।
जो बागौर स्थल है, यहाँ पे एक रेतीला टीला है, 7 मीटर ऊंचा एक रेतीला टीला पाया जाता है। यहाँ एक क्या है, 7 मीटर ऊंचा एक रेतीला टीला है। इस रेतीले टीले को स्थानीय लोग क्या बोलते हैं, महासती। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वो लोग महासती बोलते हैं। स्थानीय लोग इस रेतीले टीले को क्या बोलते हैं, महासती। और जो ये रेतीला टीला है, इसकी पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर। और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, एकदम विस्तार से एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे। जब ये जो रेतीला टीला है, महासती जिसे स्थायी लोग जानते हैं, जब इसका उत्खनन किया गया तो यहाँ से 2 संस्कृतियों के साक्ष्य सामने आते हैं, 2 संस्कृतियों के प्रमाण सामने आते हैं। एक तो आपका आता है उत्खनन करने के बाद मध्य पाषाण काल, का प्रमाण प्राप्त होता है। दूसरा लौह काल। दोनों कालों के प्रमाण इस रेतीले टीले से उत्खनन करने के बाद प्राप्त होते हैं। 2 संस्कृतियों के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, बागौर से जो रेतीला टीला है वहाँ से हमें 2 संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और आगे चल के जो पहली संस्कृति जो मध्य पाषाण काल है, इसे क्या किया गया, आगे चल के 2 उपभागों में दो उपकालों में बांट दिया गया। ठीक है, जो पहला उपकाल है, पहला उपकाल, इस पहले उपकाल का जो जमाव है, इसका जो जमाव है वो कितना है, 50 से 80 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होते हैं, लघु पाषाण उपकरण। इसका जो जमाव है, जो पहला उपकाल है, इसका जो जमाव है 50 से 80 सेंटीमीटर है। और यहाँ से हमें लघु पाषाण का उपकरण प्राप्त होता है। और यहीं से हमें एक क्या होता है, मानव कंकाल प्राप्त होता है। यहीं से हमें एक मानव कंकाल प्राप्त होता है। प्रथम उपकाल से, मध्य पाषाण काल के प्रथम उपकाल से एक मानव कंकाल प्राप्त होता है। और इस मानव कंकाल जो है, इसका जो सिर था पश्चिम में था। ठीक है, पश्चिम में, इसका सिर पश्चिम में था और पैर पूर्व दिशा में। ठीक है।
इसका पैर पूरब दिशा में था और सिर पश्चिम दिशा में था। और यह जो मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, ठीक है, यह लगभग लगभग 16 से 19 वर्ष के 17 से 19 वर्ष के व्यक्ति का है। ठीक है। और ये जो मानव कंकाल प्राप्त हुआ, यह घर के अंदर दफनाया गया था। उस समय कहाँ पे दफनाया गया था? यह मानव कंकाल उस समय दफनाया गया था घर के अंदर। उस समय यह मानव कंकाल घर के अंदर दफनाया गया था। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। प्रथम उपकाल जो था, वहां से बागौर में एक 7 मीटर ऊंचा एक रेतीला टीला मिला, जिसे स्थायी लोग महासती के नाम से जानते थे। और जब इसका उत्खनन कराया गया तो यहाँ से 2 संस्कृतियों का पता चला। पहला मध्य पाषाण काल, दूसरा नवलौह काल। जब जो पहली संस्कृति है उसको जो है 2 उपकालों में बांट दिया गया। जो पहला उपकाल था, और जो पहले उपकाल का जो जमाव था वो 50 से 80 सेंटीमीटर का था। और यहाँ से जो लघु पाषाणकालीन उपकाल एवं कुछ हड्डी अस्थिपंजर भी प्राप्त हुए हैं। और यहीं से एक मानव कंकाल की प्राप्ति होती है जो घर के अंदर दफनाया गया था। एक सेकेंड। ठीक है। जो घर के अंदर दफनाया गया था, इसका सिर पश्चिम और पैर पूर्व दिशा में था। यह 17 से 19 वर्ष के किसी इंसान का अनुमान लगाया गया। ठीक है। और यह जो मानव कंकाल प्राप्त हुआ, यह घर के अंदर दफनाया गया था। ठीक है। अब हम चलते हैं द्वितीय उपकाल में। ठीक है। द्वितीय उपकाल, इसका जो सतही जमाव था वह 30 से 50 सेंटीमीटर था। यहाँ से सबसे पहला साक्ष्य और सबसे पहला प्रमाण प्राप्त हुआ क्या? पशुपालन। ठीक है। यहीं से क्या प्राप्त हुआ? पशुपालन का प्रमाण भी प्राप्त होता है। और द्वितीय उपकाल से ही 3 मानव कंकाल की प्राप्ति होती है। 3 मानव कंकाल की प्राप्ति होती है। ये जो 3 मानव कंकाल की प्राप्ति होती है, याद रहे इनका जो सिर था, इनका सिर पूरब दिशा में था और पैर पश्चिम दिशा में था। ठीक है। इनको दफनाया कैसे गया था? इनको मुड़ी हुई अवस्था में लिटाकर दफनाया गया था। ठीक है। इनको मुड़ी हुई अवस्था में जो है दफनाया गया था। यहाँ से जो एक कंकाल प्राप्त हुआ, जो एक मानव कंकाल था, 3 में से जो एक मानव कंकाल था, उसके गले से 36 गुड़ियों की माला। ठीक है। कैमरे में नहीं आ रहा है। ठीक है। यहाँ से जो मानव कंकाल का सिर था पूरब था, और जो 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए द्वितीय उपकाल के से, तो यहाँ पे एक मानव कंकाल से 36 गुड़ियों की माला का प्रमाण प्राप्त हुआ। और अधिकांश गुड़ियाँ
पत्थर और हड्डियों से बनी हुई थी। याद करिए, लिखते हुए चलना है आपको, याद रहे, ठीक है। भले ही मैं नहीं लिख रहा हूँ, उस चीज़ को आपको नोट करना है। 36 गुड़ियों की माला प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश गुड़िया पत्थर की बनी हुई थी और कुछ हड्डियों की थी, ठीक है। और इन 3 मानव कंकाल में से एक जो कंकाल था, एक जो मानव कंकाल था, वो 7 से 8 वर्ष के बच्चे का था, ठीक है। 7 से 8 वर्ष के बच्चे का एक मानव कंकाल था। शेष 2 कंकाल वयस्कों का था, ठीक है। शेष 2 कंकाल क्या था? वयस्कों का कंकाल, वयस्कों का कंकाल था, जिसमें से एक कंकाल स्त्री का और दूसरा कंकाल पुरुष का था, ठीक है। एक बच्चे का कंकाल था जो 7 से 8 वर्ष का अनुमान लगाया गया, और जो 2 वयस्कों का कंकाल था, जिसमें से एक स्त्री का कंकाल था, दूसरा एक पुरुष का कंकाल था, ठीक है। यहाँ तक आपको, हमको लगता है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे, दूसरे स्थल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि बागोर के बारे में पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। इतनी विस्तृत चर्चा पहली बार मैं ही कर रहा हूँ, इसके अलावा हमें उम्मीद नहीं है कि कोई इतनी विस्तृत चर्चा किसी एक स्थल पर किया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको नोट करते हुए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं बागोर के बाद यूपी में आते हैं। यूपी में एक स्थल है आपका, एक ज़िला है प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़, इस पर हम चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ जो ज़िला है, उसमें एक स्थान है सरायनाहर। सरायनाहर, सरायनाहर उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से 37 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। ये जो 37 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, यह छत विछत स्थिति में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यह जो है छत विछत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। यह छत विछत अवस्था में प्राप्त हुए, इससे अनुमान लगाया गया कि या तो कोई बहुत बड़ा नरसंहार हुआ होगा या कोई वाय आक्रमण हुआ होगा, या क्या अनुमान लगाया गया इस अवस्था को देख के, या तो सामूहिक नरसंहार हुआ होगा, या क्या हुआ होगा, या कोई वाह्य आक्रमण हुआ होगा। यह ऐसी अवस्था में ही प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा स्थान है, मध्य पाषाणिक वह कौन सा स्थान है जहाँ से सामूहिक नरसंहार या वाह्य आक्रमण की साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो वह आपका हो जाएगा सरायनाहर, जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। जो 37 नरकंकाल है, इसमें से जो है 4 मानव कंकाल ठीक है, एक साथ एक कब्र में दफनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ से 4 मानव कंकाल को एक ही कब्र में दफनाया गया था, एक साथ दफनाया गया था, वह कौन सा स्थान है? तो वह आपका आ गया सरायनाहर, ठीक है।
यह सब चीज़ें बहुत ध्यान से सोचते हुए, समझते हुए, सुनते हुए चलिए, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मानव कंकाल के दफनाए गए थे, और कहाँ पे दफनाए गए थे? यह घर के अंदर दफनाए गए थे, घर के अंदर। जो पहले की कब्रें होती थी वो बहुत छिछली होती थी। छिछली मतलब ऐसी होती थी कि जैसे कि अब तो जैसे कि जो कब्र होती है उसमें इंसानों को बहुत अंदर दफनाया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। वह कब्रें बहुत छिछली थी, मतलब कि बस आदमी को लिटा कर उसके ऊपर से बस मिट्टी लगा दिया जाता था कि मतलब बस आदमी की बॉडी ना दिखे। इस प्रकार की कब्रें थी, बहुत ही छिछली होती थी, ऐसे ऐसे होती थी, ठीक है। ऐसे इस प्रकार की होती थी, छिछली होती थी, बस ऊपर से हल्का सा मिट्टी लगा दिया जाता था। यह अंडाकार होती थी। जो कब्रें पहले की होती थी, कब्रें कैसी होती थी? अंडाकार होती थी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कब्रें घर के अंदर होती थी, अंडाकार होती थी। और वह कौन सा स्थान है जहाँ से 4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाए का साक्ष्य प्राप्त होता है? वह है आपका कौन सा स्थान? सरायनाहर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और यहीं से स्तंभगर्त स्तंभ गर्त के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। स्तंभ गर्त मतलब जो पहले क्या होता था कि जमीन पे गड्ढे करके उसमें कुछ स्तंभ लगाया जाता था और जिसके सहारे झोपड़ी बनाई जाती थी, उसी को स्तंभ गर्त कहा जाता है, ठीक है। इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और यहीं से 8 सरायनाहर से ही 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। हालांकि माइक की बैटरी भी अब खत्म हो गई है। 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग सामूहिक रूप से निवास करते थे, ठीक है। सामूहिक रूप से निवास करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया। सामूहिक रूप से निवास करते थे, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया, ठीक है। अब हम सरायनाहर के बारे में पूर्ण रूप से समझ लिए हैं, ठीक है। एक पॉइंट को नोट करते हुए बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। अब प्रतापगढ़ में दूसरा स्थल है महदहा, ठीक है। ठीक है, इतना नोट करके स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सरायनाहर के बाद प्रतापगढ़ जिले में ही दूसरा स्थल है आपका महदहा, ठीक है। महदहा जो स्थल है, यहाँ से आपको युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त होता है। युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब कि जो कब्र होती है उस कब्र में एक साथ स्त्री, ठीक है, एक साथ स्त्री और पुरुष को दफनाया गया था, ठीक है। इसी को युगल समाधान बोलते हैं। इसका सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? जो प्रतापगढ़ जिले से स्थित महदहा स्थान है, वहाँ से जो है युगल समाधान के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो यह समाधान हुए, जो यह साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ जो इनके सिर हुआ करते थे, सिर और पूरब दिशा की ओर हुआ करते थे और पैर पश्चिम, ठीक है। महदहा में बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सरायनाहर और महदहा
सराय नाहर और मादा, यह दोनों मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल माने जाते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्थल कब के? मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल की अगर हम बात करें तो वह है सराय नाहर और महदहा। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो वही आंसर आपका सही होगा। अगर आपका महदहा है तो सराय नाहर, महदहा ऑप्शन में है तो महदहा, या सराय नाहर है तो सराय नाहर, दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, इसके बाद अपना तीसरा स्थल है दमदमा। जो दमदमा स्थल है, यहां से 41 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। इकतालीस नर कंकाल। इकतालीस नर कंकाल जो प्राप्त हुए हैं, बैटरी माइक की भी खत्म हो रही है यार। यहां से एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। याद रहे, यदि 4 मानव कंकाल पूछे तो आपका सराय नाहर हो जाएगा। अगर 3 मानव कंकाल पूछे तो वह आपका कौन सा स्थल होगा? वह होगा दमदमा। ठीक है, और यहाँ पे 5 युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कितने? 5 कब्र में युगल समाधान। 5 कब्र में युगल समाधान। ठीक है, और 35 कब्र में एकल समाधान। 35 कब्र में एकल समाधान और 35 कब्र में एकल समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दमदमा में जो स्थल है, यहाँ से 41 नर कंकाल के साक्ष्य मिले। यहाँ से जो है एक कब्र में 3 मानव कंकाल को एक साथ दफनाया गया था, और 5 कब्र में युगल समाधान और 35 कब्र में एकल समाधान के साक्ष्य दमदमा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतना सब हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीनों स्थल के बारे में हमने चर्चा कर ली जो प्रतापगढ़ जिले में यूपी में स्थित है। अब हम लहुरा देवा और चौपानी मांडू के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना नोट करके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब यूपी के दूसरे जिले के स्थल के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। आपका है लिखैया। ठीक है, सॉरी लिखिए बाद में, पहले लहुरा देवा को समझते हैं। लहुरा देवा यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है। संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से जो है जंगली धान का प्रमाण प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लहुरा देवा जो संत कबीर नगर जिले में स्थित है, यहाँ से जंगली धान का प्रमाण प्राप्त हुआ है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप चलेंगे कहाँ पे? चौपानी मांडो में। चौपानी
मांडू। चौपानी मांडू जो स्थल है, इसकी खोज वीडी मिश्र ने किया था। इसकी खोज वीडी मिश्र ने 1967 ईस्वी में किया था। ठीक है। और यहाँ से हस्त निर्मित, इस स्थल से हस्त निर्मित मृदभांड का साक्ष्य प्राप्त होता है। चौपानी मांडू स्थल की खोज वीडी मिश्र ने 1967 के आसपास किया और यहाँ से हस्त निर्मित मृदभांड का साक्ष्य प्राप्त होता है। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि जंगली धान को रखने के लिए इसका प्रयोग होता रहा होगा। ठीक है। यहाँ तक बात हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ स्थल के बारे में चर्चा करेंगे जिसका कुछ विशेष विशेषताएं हैं, उसको देखेंगे। इन्हें नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थल पर चर्चा करेंगे, विंध्य पर्वत क्षेत्र में। ठीक है। यहाँ से 3 स्थल प्रमुख हैं। पहला है आपका लेखैया, दूसरा है बगलीखोर, ठीक है, दूसरा मोरहाना पहाड़, मोरहाना पहाड़, तीसरा है बगलीखोर। 3 स्थल हैं। जो लेखैया, यहाँ से 17 नरकंकाल, यहाँ से 17 नरकंकाल की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कंकाल संख्या 2 और 12 को छोड़ दिया जाए तो शेष मानव कंकाल का सिर पश्चिम दिशा में था, पश्चिम दिशा में। ठीक है। और यहीं अगर बात करें कंकाल संख्या 2 और 12 की, इनका सिर उत्तर दिशा में था। ठीक है। और 17 नरकंकालों में से 13 नरकंकालों की 13 मानव कंकालों की 13 मानव कंकालों का लिंग निर्धारण हो चुका है। ठीक है। जिसमें से 13 में से 10 पुरुष के कंकाल हैं और 3 स्त्री कंकाल हैं। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। लेखैया से 17 नरकंकालों की प्राप्ति होती है और इन 17 नरकंकालों में से अगर कंकाल संख्या 2 और 12 को छोड़ दिया जाए तो शेष नरकंकालों के सर पश्चिम दिशा थे। लेकिन अगर हम बात करें कंकाल संख्या 2 और 12 का, तो इनका जो सर था
कौन सी दिशा में था? उत्तर दिशा में था। ठीक है, और 17 नर कंकालों में से 17 मानव कंकालों में से 13 मानव कंकालों का लिंग का निर्धारण हो चुका है, जिसमें से 10 पुरुष और 3 स्त्री हैं। अगर हम बात करें मोरहाना पहाड़ और बगली खोर की, मोरहाना पहाड़ और बगली खोर की तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नर कंकाल एवं लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं है। हाँ, लिखिए इम्पोर्टेंट है। मोरहाना पहाड़ और बगली को से कुछ नर कंकाल और कुछ लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, विंध्य पर्वत क्षेत्र में लिखैया मोरहाना पहाड़ और बगली खोर स्थित है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इतना नोट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम जो है चलते हैं भीमबेटका गुफा, एमपी में। यह एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। हालांकि बहुत बार चर्चा हो चुकी है, और यहाँ से जो है इसी खोज वीएस वांकरकर महोदय के द्वारा की गई थी। यहाँ जो है पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं भीमबेटका की गुफा से। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। इसके बाद दैमाबाद। हाँ, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करना है आपको, ये नहीं कि मैं बोल दिया आप चले गए। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा मैंने जो बोला। दैमाबाद भी चलते हैं। दैमाबाद से जो है क्या, यहाँ से भी पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के प्रमाण, और ये कहाँ से पता चला था आपका? राजस्थान के बागोर से भी पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बागोर से भी जो है पशुपालन के क्या हुए थे? प्रमाण प्राप्त हुए थे। लेकिन पशुओं के दूध इन सब का व्यापारिक महत्व बाद में जो है नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लंघनाज। लंघनाज गुजरात में स्थित है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ जो लंघनाज में लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा संख्या इसमें से फलकों की है। ठीक है, यहाँ से लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? फलकों की सबसे ज़्यादा संख्या है। टोटल संख्या है 1117। ठीक है, 1117 फलक प्राप्त हुए हैं। और टोटल उपकरण कितने प्राप्त हुए हैं? लगभग 1300। ठीक है, लगभग 1300 के आसपास लघु पाषाणिक उपकरण टोटल प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, बैटरी भी माइक की ख़त्म हो गई है यार। और लंघनाज से ही 14 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। 14 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13 नर कंकालों को, ठीक है, पैर मोड़कर दाहिने करवट लिटाकर दफनाया गया था। ठीक है,
और एक कंकाल जो था वह विस्तृत अवस्था में ही था, और जो एक कंकाल था यह विस्तृत अवस्था में ही था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। लंगना से 14 नरकंकालों को प्राप्त होती है, जिसमें 13 नरकंकालों के पैर मोड़कर उनको दफनाया गया था, दाहिने करवट लिटाकर उनको दफनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक बात हमको लगता है आपको समझ में आ गई होगी। जो 13 नरकंकाल थे, जो 13 नरकंकाल हैं, इनके जो सर थे, सिर पूरब दिशा की ओर थे, पूरब दिशा। ठीक है, इनको जो सिर थे वो पूरब दिशा की ओर थे, और यहीं से जो 14 में से 8 नरकंकालों का लिंग निर्धारण हो चुका है। टोटल 14 थे, जिसमें से 8 कंकालों का क्या हो गया? लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण हो चुका है। ठीक है, जिसमें से 5 पुरुष और 3 स्त्री, जिसमें से 5 पुरुष नरकंकाल था और 3 स्त्री नरकंकाल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर। और यहीं से 8 गर्द चूल्हे का भी प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? लंगनाथ से। 8 गर्द चूल्हों का प्रमाण, आठ गर्द चूल्हों का प्रमाण भी कहाँ से प्राप्त होता है? लंगनाथ से ही प्राप्त होता है। और सांभर अंतिम जो राजस्थान में स्थित है, सांभर जो स्थान है, यहाँ से प्राचीनतम वनस्पति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। सारे स्थल हो गए। जो साउथ के स्थल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए मध्य पाषाण काल को हमने देख लिया है पूरा आज। अब हम अगले दिन आगे चर्चा करेंगे नव पाषाण काल पर। देखिए पढ़ाई, बिजनेस, हर चीज़ जो होती है ना वो मेहनत से होती है। आपको मेहनत करते रहना है, कभी मेहनत से घबराना नहीं है। ठीक है, मेहनत हमेशा करते रहिए। और बहुत से लोग हमारे विषय में भी बोलते हैं कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तुम कोई एग्ज़ाम निकाले हो कि पढ़ा रहे हो। मतलब कि पढ़ाने के लिए हमको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। आज के समय में जो सरकारी टीचर होते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जो जनता है वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहती है। अगर क्वालिफ़िकेशन आप देख रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं हम जो जिस चीज़ को आपके बीच ला रहे हैं, ऐसी चीज़ें अगर आपको कहीं और मिले तो अच्छी बात है, लेकिन इतना विस्तृत ढंग से नहीं मिलेगा, मुझे पता है। अगर क्वालिफ़िकेशन देखकर सब कुछ पढ़ाना है तो एक गवर्नमेंट टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है उसकी क्वालिफ़िकेशन प्राइवेट टीचर से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों नहीं भेजते हो आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में भेजकर किसी टीचर से आप उससे क्वालिफ़िकेशन नहीं पूछे होंगे, वो क्या करता है, क्या स्थिति है, क्या किए हैं। तो जो कुछ भी बोला करो थोड़ा सोच समझ के बोला करो। और समाज मूर्खों से भरा हुआ है, और आप में भी 2-4 लोग मूर्ख पड़े होंगे, मुझे पता है। तो देखिए
आज के समय में समझदारी से काम नहीं लेंगे तो मूर्खता की श्रेणी में आने में आपको देर नहीं लगेगी। समय के साथ समझ को पैदा करिए और समझ के साथ, समझदारी के साथ जीवन व्यतीत करिए, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। उलझना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। ठीक है। ज्ञान का मतलब नौकरी या नौकर बनना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब सामाजिक चीज़ों को समझकर समाज में सही से अपने जीवन को उन्नत करना, जीवन यापन करना, यही ज्ञान का असली अर्थ है। समाज को मार्गदर्शित करना, समाज में गलत लोगों के विचारों को परिवर्तित कर समाज को एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित करने का प्रयास करना ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ नौकरी करना नहीं है। आज के लोग ज्ञान का अर्थ सिर्फ नौकरी या नौकर बनना समझते हैं। अगर नौकर बनने के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पे नौकर बनाने नहीं आए और ना ही नौकर बनने आए। मैं साफ बोलता हूँ, आपको हमारी वीडियो या हमारा क्लास अच्छा लगता है तभी आप इसको देखिए, नहीं देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ पहले उसको देखो, वो चीज़ें सब कहाँ मिलती हैं, उसको समझने का प्रयास करो। ठीक है। और समय बहुत बलवान होता है, समय के साथ चलिए, समझदारी के साथ चलिए। आज का समाज इतना दूषित हो गया है कि मैं खुद एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, चल रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 10-12-15 दिन हुए, लेकिन किस किस टाइप के लोग आते हैं, कैसे क्या होता है, उस चीज़ों को मैं समझता हूँ। समाज में किस प्रकार की भावना, किस प्रकार के विचार फैल रहे हैं, मैं उसको भी समझता हूँ और समझ रहा हूँ। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका घर विनाश की तरफ जाने वाला है, इसकी आपकी बधाई हो। बचाना चाहते हैं तो समझदारी पैदा करिए, अपने घर के बच्चों को समझदार बनाइए। ठीक है। अपने घर के बच्चों को समझदार बनाइए, खुद भी समझदार बनिए। आदेश का आदेश देना या अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाना मूर्खता होती है। अपने बच्चों को समझदार बनाइए। अगर आपका बच्चा समझदार होगा तो स्वाभाविक हो आज्ञाकारी भी होगा। समाज में, आज के समय में समाज को समझदार लोगों की आवश्यकता है, आज्ञाकारी और मूर्ख लोगों की आवश्यकता नहीं है। जो इंसान समझदार होगा वह इतना तो जरूर समझेगा कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वह उसी अनुसार आज्ञा का पालन भी करेगा और समझ के साथ करेगा। मूर्खता के साथ आज्ञा का पालन करना मूर्खता होती है और समझदारी के साथ आज्ञा का पालन करना समझदारी। समाज में समझदार लोगों की आवश्यकता है। पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए, उन्नति करिए और एक सफल व्यक्ति बनिए। नौकर बनने का इरादा छोड़ दीजिए, मैं नौकर बनाने नहीं आया हूँ। ठीक है, अच्छी से तैयारी करिए।
भगवान करे आप अपने जीवन में सफल हों। अब हम भी चलेंगे, रात काफ़ी हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद।